हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे हम कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आज तक हम जितनी भी संख्याएं पढ़ रखे हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। आज तक हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़े हैं? 1 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, ऐसी संख्याएं को पढ़े हैं हम। ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और कौन सी संख्याएं पढ़े हैं? माइनस वाली संख्याएं पढ़े हैं, -2, -3। हमने माइनस वाली भी संख्या पढ़ रखी है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या हैं। और क्या पढ़ा है हमने? 0 हमने पढ़ा है। और कौन सी संख्या हमने पढ़ा है? रूट वाली संख्या पढ़ रखा है, √5, √7। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। और कौन सी संख्या हम पढ़ रखे हैं? परिमेय संख्याओं को पढ़ रखे हैं, यानी कि बटे वाली संख्याएं। 2/3, 4/7, 7/8। हमने परिमेय संख्या को भी पढ़ रखा है, यानी कि बटे वाली संख्याओं को भी पढ़ रखा है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। और कौन सी संख्या हमने पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है दशमलव वाली संख्याएं। 2.4। हमने दशमलव वाली भी संख्याएं पढ़ रखे हैं। ये सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हमने आज तक पढ़ रखा है। वो सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमने इन्हीं सब संख्याओं को पढ़ रखा है। ये सब क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आज तक जितनी भी संख्याएं हम पढ़ रखे हैं वो सब क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। ये तो हो गया वास्तविक संख्या। तो कहोगे सर ऐसा कोई उदाहरण बताइए जो वास्तविक संख्या ना हो। तो वास्तविक संख्या क्या नहीं है? जैसे अगर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं आ जाएं, क्या रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं आ जाएं, तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। ये क्या? ये वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये फिर कैसी संख्याएं हैं? ये काल्पनिक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। ये सब क्या हैं? काल्पनिक संख्या। अगर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं आ रही हैं तो वो सब क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या होती हैं। तो ये हो गया वास्तविक संख्या, ये हो गया काल्पनिक संख्या। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें 2 टॉपिक को पढ़ना है। पहला पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। हमें इस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा टॉपिक पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जैसे √2, √5, √7। ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्या है।
तो हमें इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या पढ़ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हम कब पढ़ेंगे, 1.1 में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कब पढ़ेंगे, 1.2 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है कब, यदि हम इसके क्रम पर विचार ना करें, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होता है यदि हम इसके क्रम पर विचार ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है भाज्य संख्या। क्या आया है, भाज्य संख्या। पहले हम आपको बताते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, और यहाँ पर आया है अभाज्य संख्या। तो पहले हम इन दोनों को जान लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब कोई ऐसी संख्या जो कितनी संख्याओं से भाग हो सकता है, मतलब कोई संख्या किस संख्या से भाग हो सकता है। फैक्टर का मतलब ये होता है। तो भाज्य संख्या का कोई उदाहरण बताओ क्या होगा। परिभाषा क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो जैसे 4 किस से भाग हो सकता है, 4 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा और 4 से भी भाग होगा।
यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। जैसे 6, 6 किस किस संख्या से भाग हो सकता है? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। और कोई उदाहरण बताओ। क्या? 8, 8 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 8 से भी भाग हो जाएगा, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ये ऐसी संख्याएं होती हैं भाज्य संख्या। अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। अभाज्य संख्या किसे कहेंगी? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों। जैसे 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 क्या होगा? 2, 2 किस किस संख्या से भाग होगा? 1 से होगा और 2 से होगा, इसके कितने फैक्टर हुए? 2। तो ये इसलिए एक भाज्य संख्या नहीं होकर के ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे 3, 3 कैसी संख्या है? 3 भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 जो होगा 1 से भाग होगा और खुद 3 से भाग होगा, इसके केवल कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए, इसलिए ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे 5, 5 किस किस से भाग होगा? 1 से होगा और 5 से होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे 7, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 1 से भाग होगा और 7 से भाग होगा, इसके कितने फैक्टर हुए? 2, इसलिए यह एक क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम इस परिभाषा का मतलब समझते हैं। ये परिभाषा क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा? किसी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या कोई ले लो। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, इस परिभाषा का। क्या कह रहा है? किसी भाज्य संख्या को, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भाज्य संख्या ले लो। जैसे हमने ले लिया 4। क्या कह रहा है? भाज्य संख्या को, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये जो भाज्य संख्या है इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहां पर परिभाषा क्या कह रहा था? किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनको हमने लिख दिया 2 गुणे 2, यानी कि गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। और कोई उदाहरण ले लो। जैसे हमने ले लिया 6, 6 ले लिया। 6 को हम क्या, 6 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? लिखकर देखो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 2 क्या है? 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 12, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे कि 4 गुणे 3 लिख दो। ये क्या सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना था। 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तब फिर कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे
2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12। अब ये सही है। अब हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब एक बात ये बताओ, एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है? आप देखो यहाँ पर क्या पहले परिभाषा में भाज्य संख्या की परिभाषा में एक आ सकता है? नहीं। क्यों? यहाँ पर कहा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। एक के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। एक का केवल एक ही फैक्टर है। यहाँ पर क्या परिभाषा कह रहा है? अभाज्य संख्या, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। एक के कितने फैक्टर होते हैं? एक ही फैक्टर होता है। इसलिए एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये हो गया हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हमने समझ लिया। हमने समझ लिया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। अब हम देखते हैं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब हम देखते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम दो संख्या ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 12 और 16, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें सीखना है। तो इनका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। किससे कटेगा? 2 से। 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्नम 3। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब इन संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। यानी कि भाज्य संख्या जो हमारा है 12, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या किससे किससे कटा है? 2 गुणे 2 गुणे 3। और 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें ज्ञात करना है HCF। हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, और यहाँ पर और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है वही हमारा HCF हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है? पहले 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, तो ये हो गया 2 गुणे 2। तो हमारा HCF आ गया 4। कितना हो गया HCF हमारा? 4। यानी कि HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। अब इसका LCM ज्ञात कर लेते हैं। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखते हैं हम। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 2 गुणे 2। यही तो कॉमन है दोनों में, तो इनको हमने लिख लिया। अब जो बच गए उनको हम लिख लेंगे। क्या जो बच गए? क्या बचे हैं? 2 2 2 3 बचे हैं, तो लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो बच गए उनको भी लिख लो। वही हमारा हो गया एलसीएम। तो इनका गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 48 हो गया। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो बच गए उनको भी लिख लेंगे। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 9 और 15। 9 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 3 तियाँ 9, 3 एकन्नम 3, 3 पाँचे 15, 5 एकन्नम 5। अब इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या हो गया? 9 बराबर 3 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5।
अब हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात करेंगे? HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो यही हो गया हमारा HCF। क्या हो गया? 3 हमारा HCF हो गया। और एक बार 3 होता और कॉमन होता तो उसको हम गुणे के रूप में करके लिख लेते हैं। तो यही कॉमन है, तो हमारा हो गया HCF 3। अब LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? LCM देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, उसको हम लिख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? 3। अब जो बच गए उनको भी हम लिख लेंगे। तो क्या बचा है? 3 और 5। तो ये हो गया 3 गुणे 5। तो LCM क्या हो जाएगा? गुणा कर लो। 3 तियाँ 9, 9 पचे 45। तो LCM हमारा क्या हो गया? 45। तो इस प्रकार दो संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात किया जाता है। अब हम देख लेते हैं 3 संख्याओं का LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम देखते हैं 3 संख्याओं का LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई एक संख्या ले लो 18 और दूसरी संख्या ले लो 24 ले लो और तीसरी संख्या ले लो 36। इन 3 संख्याओं का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो 3 संख्याओं का LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमें सीखना है। तो इन संख्याओं का अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड कर लो। 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लो और 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो इसका करो 2 9 18, 3 तियाँ 9, 3 एकन्नम 3। ये किससे कटेगा? 2 से। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्नम 3। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। किससे कटेगा? 2 से। 2 एकन्नम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तियाँ 9, 3 एकन्नम 3। अब इनका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। कैसे लिखेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3। 24 का क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमें क्या करना है? हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है? हम ये देखते हैं कि अब पहले वहाँ पर 2 संख्या थी तो वहाँ पर देखते थे दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर 3 संख्या है तो HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 तीनों में कॉमन है। और कोई संख्या कॉमन है तीनों में? हाँ, ये 3 कॉमन है। एक तो ये 2 कॉमन है और दूसरा हमारा 3 कॉमन है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 2 तियाँ 6। HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या आया? 2, यहाँ पर आया 3। तो यही हमारा हो गया HCF। 2 तियाँ 6 हमारा हो गया HCF। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? जो तीनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ पर LCM में थोड़ा अंतर होता है। 2 संख्या जैसे 2 संख्याओं का LCM ज्ञात करते थे और यहाँ पर हम 3 संख्याओं का LCM ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होता है? वहाँ पर हम ये देखते थे कि जो दोनों में कॉमन रहता था उसको हम लिख लेते थे, फिर जो बच जाते थे उनको हम लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 में ही कॉमन है क्या?
हम ऐसा देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 में कॉमन तो है ही, उसको हम लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या ऐसी कोई संख्या है जो केवल 2 में ही कॉमन है। हम देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 में भी कॉमन है। तो यहाँ पर 2 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। ये इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? इन दोनों संख्याओं में ये 2 कॉमन है, तो हम 2 को भी कॉमन कर लेते हैं। और कोई संख्या देखो कि इन दोनों में कॉमन है, सिर्फ 2 में ही कॉमन हो जाए, उनको भी हम कॉमन कर लेंगे 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते समय। और क्या कॉमन है? यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी हम कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो गया गुणे 3। अब कोई संख्या कॉमन है नहीं, जो बच गया अब उनको लिख लो। क्या बचा है? 2। अब इनका गुणा करो। 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 तियाँ 36, 36 दूना 72। कितना हो गया एलसीएम हमारा? 72। तो 3 संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है? तो 3 संख्याओं का एलसीएम कुछ इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ जो होता है, हम देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है। सब में कॉमन क्या आया? 2 आया और ये 3 आया, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 तियाँ 6। अब हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है। सब में कॉमन क्या है? 2 और 3 है, तो इनको हमने लिख लिया। अब ये हम देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है जो केवल 2 में ही कॉमन है। तो यहाँ पर 2 में ही कॉमन क्या आया? ये 2 आया और 3 आया, तो इनको भी हमने लिख लिया। और जो बच गया उनको भी हमने लिख लिया और फिर गुणा कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया एलसीएम 72। तो इस प्रकार से 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। कल हम करेंगे 1.1 का उदाहरण, फिर उसके बाद 1.1 प्रश्नावली करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।